नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू एडुटैप। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप लोगों का हमारे इस लेक्चर में, जहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी का एक फ्रेश न्यू टॉपिक। हमारा आज का टॉपिक है फंडामेंटल ड्यूटीज। आपके एग्जामिनेशन के लिए फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल ड्यूटी, ये तीनों ही चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और मुझे पूरी पूरी आशा है कि इन तीन टॉपिक्स में से एक क्वेश्चन आपको अपने आईबी ACIO के एग्जामिनेशन में पक्का देखने को मिलेगा। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और हम आज के लेक्चर में फंडामेंटल ड्यूटी वाले चैप्टर को बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं। लेक्चर शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा हमारे IB ACIO 2020 कोर्स के बारे में। दोस्तों, ये कोर्स बहुत अच्छे प्लान्ड वे में डिजाइन किया गया है, जहां पर आपको डिफरेंट फीचर्स देखने को मिलते हैं इन द फॉर्म ऑफ कि टायर 1 एग्जामिनेशन के लिए आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं चैप्टर वाइज वीडियोस एंड MCQs ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी एंड इंग्लिश। उसके साथ साथ आपको हैंडआउट्स, कंसेप्ट वीडियोस एंड क्विजेस प्रोवाइड किए जा रहे हैं ऑफ ऑल दी GS कंपोनेंट, जनरल स्टडीज कंपोनेंट, जिसमें इंक्लूड होता है हिस्ट्री, पॉलिटी, जोग्राफी, इकोनॉमी एंड साइंस। उसके साथ साथ आपको मंथली मैगजीन प्रोवाइड की जाएगी एंड क्विजेस प्रोवाइड किए जाएंगे ऑफ जनरल अवेयरनेस। आपका जो टायर 2 का एग्जामिनेशन होता है, जो कि डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश इंक्लूड करता है, उसमें आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे ऑन ऐसे राइटिंग, प्रेसी एंड रीडिंग कंप्रहेंशन। उसके साथ साथ ऐसे के लिए आपको फॉर्डर मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा और सैम्पल एक्सरसाइज प्रोवाइड की जाएंगी फॉर प्रेसी राइटिंग एंड रीडिंग कंप्रहेंशन। इसके साथ साथ जब आपका तीसरा स्टेज इंटरव्यू आता है, तो वहां पर आपको इंटरव्यू गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी फ्रॉम एक्सपर्ट्स एंड आपके लिए मॉक इंटरव्यूज प्लान किए जाएंगे। तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल डिजाइन कोर्स है आप लोगों के लिए। अगर आपको इस कोर्स के बारे में और इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स पे जा सकते हैं। और याद रखिए कि ये कोर्स एक आपकी चाबी है उन 2000 सीट में से एक सीट को हासिल करने की, जो IB ACIO के 2020 एग्जामिनेशन में आप लोगों के लिए निकली है। बहुत ही सुनहरा मौका है दोस्तों, मिस मत करिएगा। और अगर आप इस कोर्स को बहुत प्लान वे में पढ़ते हैं और इस कोर्स से जुड़े रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि सिलेक्शन आपकी पक्का होगी। तो शुरुआत करते हैं हमारे टॉपिक को। हमारा आज का टॉपिक है फंडामेंटल ड्यूटीज। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू और एक एम्पावर्ड सिटीजन के लिए फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आप लोगों को अपनी ड्यूटीज पता होनी चाहिए और आपको इन ड्यूटीज को सिर्फ इसलिए पता नहीं करना क्योंकि आपको इनको परफॉर्म करना है। आपको इनको इसलिए भी पता करना है क्योंकि इनको आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यूटिलाइज करना है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बहुत छोटी छोटी बातें, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बातें हम कवर करते हैं इस पहली स्लाइड से। मैं आपको बता दूं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन जो हमने 26 जनवरी 1950 को फोर्स में लाया था, उस कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी फंडामेंटल ड्यूटी नाम का चैप्टर नहीं था। क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को ऐसा लगता था कि वी एज अ सिटीजन ऑलरेडी परफॉर्मिंग सर्टेन ड्यूटीज, हम ऑलरेडी कुछ ऐसी ड्यूटीज परफॉर्म कर रहे हैं जो हमारे रूटीन का हिस्सा है, उनके लिए अलग से चैप्टर बना के कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके साथ साथ उनको ऐसा लगता था कि हमने फंडामेंटल राइट्स में बहुत सारी कंडीशंस ऑलरेडी अटैच कर दी हैं, जिनको फुलफिल करने के बाद ही एक सिटीजन अपने फंडामेंटल राइट्स एंजॉय कर सकता है। तो इसलिए सेपरेट चैप्टर फंडामेंटल ड्यूटी का इंक्लूड नहीं किया गया एट द टाइम ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन 1975 में इमरजेंसी के टाइम पे इंदिरा गांधी जी को रियलाइज होता है कि हमने एक मिस्टेक कर दी है फंडामेंटल ड्यूटी के चैप्टर को ना इंक्लूड करके। तो उन्होंने एक कमेटी बनाई, स्वरण सिंह कमेटी, और उस कमेटी को बोला गया कि आप कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज प्रिस्क्राइब करिए जिनको हम इंक्लूड करें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। फिर सोलन सिंह कमेटी ने टोटल 8 ड्यूटी बताई। उन्होंने बोला कि इन ड्यूटीज को आप इंक्लूड कर सकते हैं बाय मेकिंग अ सेपरेट चैप्टर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक सेपरेट चैप्टर बनाइए बाय अ सुटेबल अमेंडमेंट, और उस चैप्टर में इन 8 ड्यूटीज को इंक्लूड करिए। इन 8 में से 5 ड्यूटीज को हमारी इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने पिक किया और उसमें बाकी 5 ड्यूटी और जुड़ी, और टोटल 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को इंक्लूड किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बाय एन अमेंडमेंट। तो एक अमेंडमेंट करी गई। कौन सी अमेंडमेंट? 42nd अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके थ्रू 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड करी गई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। इनमें से 5 फंडामेंटल ड्यूटी वो थी जो सरन सिंह कमेटी ने प्रिस्क्राइब करी थी, और 5 ड्यूटी इनमें और ऐड करी गई। तो आपको याद रखना है कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं थी। सोरेन सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन के बेसिस पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक सेपरेट चैप्टर बनाया गया, और उस चैप्टर में टोटल 10 फंडामेंटल ड्यूटी ऐड करी गई बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया provided only for the fundamental right and not the fundamental duties. A set of 10 fundamental duties were incorporated in the constitution through 42nd constitutional amendment act of 1976। और दोस्तों, इसके बाद एक फंडामेंटल ड्यूटी और ऐड करी गई बाय 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002। ये फंडामेंटल ड्यूटी थी रिगार्डिंग
दी रिगार्डिंग द एजुकेशन ऑफ वार्ड बिटवीन 6 to 14 ईयर, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडामेंटल ड्यूटी थी जिसको बाद में ऐड किया गया। तो टोटल इस टाइम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी फंडामेंटल ड्यूटी मेंशन करी गई है? टोटल इस टाइम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, जिनमें 10 को इंक्लूड किया गया था बाय 42nd अमेंडमेंट और एक को इंक्लूड किया गया बाय 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें कहाँ देखने को मिलती है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको क्वेश्चन की फॉर्म में देखने को मिल सकता है। आर्टिकल 51A अंडर पार्ट 4A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपसे अगर पूछा जाए कि विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द प्रोविजन रिगार्डिंग फंडामेंटल ड्यूटीज, तो आप बहुत बेधड़क होकर बोलेंगे पार्ट 4A। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जहां पर फंडामेंटल ड्यूटी मेंशन करी गई है, तो आप बोलेंगे आर्टिकल 51A। तो क्लियर है ये बात। अब उसके बाद एक और बात जो आपको समझनी है वो ये कि कहाँ से हमने फंडामेंटल ड्यूटी को उठाया है, कहाँ से हमने इंस्पिरेशन ली है फंडामेंटल ड्यूटी के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो दोस्तों जो इंस्पिरेशन हमें मिली है फंडामेंटल ड्यूटी के रिगार्डिंग, वो मिली है फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अर्स्टवाइल यूएसएसआर। जो फॉर्मर रशिया था, उनके कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज नाम का चैप्टर था, जहां पर बोला गया कि अगर एक सिटीजन स्टेट के द्वारा दिए गए राइट्स को एंजॉय करता है, तो उसकी ये ड्यूटी बनती है कि वो स्टेट के टुवर्ड्स कुछ फंक्शंस भी परफॉर्म करे, ताकि एक बैलेंस बना रहे। देखो, आपको स्टेट अगर कुछ दे रहा है तो आपकी भी जिम्मेदारी है ना कि आप भी स्टेट के लिए कुछ पॉजिटिव एक्शन परफॉर्म करो। तो इसी बात से इंस्पायर होकर इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने फंडामेंटल ड्यूटी का एक सेपरेट पार्ट 4A और एक सेपरेट आर्टिकल 51A इंक्लूड किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। और दोस्तों ये वही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपकी इंक्लूड करेगी फंडामेंटल ड्यूटी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सवर्ण सिंह कमेटी। तो यहाँ पर आपने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इंक्लूड किए। अब आपकी ड्यूटी क्या बनती है? आपकी ड्यूटी ये बनती है कि आपको अपनी 11 ड्यूटी सारी पता हो। तो आपको ये 11 ड्यूटीज में वन बाय वन कवर करवाता हूँ बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से। पहला पॉइंट है, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। देखो याद रखिए कि जो फंडामेंटल ड्यूटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिस्क्राइब करी गई है, ये सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए प्रिस्क्राइब करी गई हैं। अब मैं आपको बता दूं कि ये पॉइंट आपको मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो आपके सिटीजन्स के साथ साथ फॉरेनर्स को भी मिले हैं। जरूरी नहीं कि वो फंडामेंटल राइट सिर्फ इंडियन सिटीजन के साथ इंडियन सिटीजन्स के द्वारा इंजॉय किए जाएं, वो राइट्स आपके फॉरेनर्स के द्वारा भी इंडिया में इंजॉय किए जा सकते हैं। लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स को परफॉर्म करनी है, वो फॉरेनर्स पे अप्लाई नहीं होती हैं। तो पहली लाइन में ही एक पहला क्वेश्चन छुपा है कि क्या फंडामेंटल ड्यूटीज आपके फॉरेनर्स को भी माननी पड़ती हैं? तो आप बोलेंगे नहीं, फंडामेंटल ड्यूटीज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के लिए प्रिस्क्राइब करी गई हैं। पहली ड्यूटी क्या है? to abide by the constitution and respect its ideal and institution, the national flag and the national anthem। तो इसका मतलब ये है कि आपको अपने सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी रिस्पेक्ट करनी है और उसको फॉलो करना है, क्योंकि ये हमारी डिग्निटी का साइन है, ये हमारी यूनिटी का साइन है, ये हमारी सॉवरेनिटी का साइन है। तो इसको फॉलो करना हमारी जिम्मेदारी है। जो हमारे आइडियल्स हैं, जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं इन द फॉर्म ऑफ नेशनल फ्लैग या नेशनल एंथम, उनको हमें रिस्पेक्ट करना है, उनकी डिग्निटी को हमें लोअर नहीं होने देना है। तो दोस्तों इसीलिए आपको देखने को मिलता है फ्लैग कोड। आपको फ्लैग कोड को फॉलो करना होता है, जहां पर आपको सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त के बीच में ही आप नेशनल फ्लैग फहरा सकते हो। उसके बाद आपको उसको झुकाना पड़ता है, नीचे लेकर आना पड़ता है। तो ये आपके कोड फ्लैग में मेंशन किया गया है ताकि रिस्पेक्ट बनी रहे नेशनल फ्लैग की। इसके साथ साथ नेशनल एंथम की भी आपने रिस्पेक्ट करनी है। आपको ये तीनों पॉइंट याद रखने हैं कि तीन चीजों की रिस्पेक्ट बोली गई है, कॉन्स्टिट्यूशन की, नेशनल फ्लैग की एंड नेशनल एंथम की। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि क्या हमें नेशनल सॉन्ग की ही रिस्पेक्ट करना भी फंडामेंटल ड्यूटी में प्रिस्क्राइब किया गया है, तो आप बोलेंगे नहीं, नेशनल सॉन्ग नहीं है, वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ पर नेशनल फ्लैग है और वहाँ पर नेशनल एंथम है। फिर है टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड अवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। दोस्तों आपको पता है कि हमारी आज़ादी की लड़ाई काफ़ी लंबे समय तक चली। हमें उस आज़ादी की लड़ाई में डिफरेंट टाइप्स ऑफ थॉट्स इवॉल्व होती हुई दिखी। एक थॉट थी गांधीयन थॉट, एक थॉट थी रेवोल्यूशनरी थॉट, एक थॉट थी मॉडरेट थॉट, एक थॉट थी एक्सट्रीमिस्ट थॉट। तो डिफरेंट टाइप्स के आइडियल्स हमें देखने को मिलते हैं हमारी नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम में। तो उन्हीं आइडियल्स को हमें फॉलो करना है और उनको अपनाना है। इसके साथ साथ वी हैव टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। देखो, आप भारत के नागरिक हो, इसका फायदा क्या है आपको?
कि भारत में प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए, प्राइम मिनिस्टर पोस्ट के लिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पोस्ट के लिए आप कंटेस्ट कर सकते हो, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट है कि उन पोस्ट पे बैठने वाला आदमी इंडियन सिटीजन होना चाहिए। इसके साथ साथ भारत का नागरिक होने का फायदा आपको ये है कि आपके ऊपर कोई फॉरेनर अटैक नहीं कर सकता। भारत का नागरिक होने का फायदा ये है कि स्टेट आपकी जो प्रोटेक्शन है उसका जिम्मा लेकर बैठा हुआ है, तो आपको जो स्टेट है वो कोई खतरा नहीं पहुंचने देगा। लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर स्टेट के ऊपर कोई खतरा आता है तो आपको उस टाइम पर खतरे को खतरे से अपने स्टेट को बचाना है, प्रोटेक्ट करना है। आपको अपने स्टेट की सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को मेंटेन रखना है, अपहोल्ड करना है। इसके साथ साथ जब भी आपको नेशनल सर्विस देने के लिए बुलाया जाए तो आप अपनी कंट्री को नेशनल सर्विस देने के लिए आइए। अब ये सर्विस ऐसी नहीं कि आपको जाकर बॉर्डर में फाइट करना है। इसके साथ साथ अगर आप घर में बैठे भी किसी तरीके से अपनी कंट्री की हेल्प कर सकते हो तो वो हेल्प आपको परफॉर्म करनी है। उसके साथ साथ जो पांचवी और वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल फंडामेंटल ड्यूटी है वो है टू प्रमोट हार्मनी and the spirit of common brotherhood among all the people of India, transcending religious, linguistic, and regional or sectional diversity, and to renounce practices derogatory to the dignity of women. देखो क्या ब्यूटी है इस पर्टिकुलर फंडामेंटल ड्यूटी की, यहाँ पर आपको बोला गया है कि आपको डाइवर्सिटीज को त्याग कर, आपको डिफरेंशिएशंस को त्याग कर आपसी भाईचारा बढ़ाना है, आपसी प्यार बढ़ाना है, और आपको एक देश में यूनिटी एंड इंटीग्रिटी स्टेब्लिश करनी है। और वो हर प्रैक्टिस जो कि एक औरत की इज्जत के खिलाफ है, डिग्निटी के खिलाफ है, उसको आपको त्यागना है, उसको आपको रिनाउंस करना है। दोस्तों, वुमेन हमारा एक बेटर हाफ है। हमें वो सारे एक्शंस परफॉर्म करने हैं जो उनकी डिग्निटी को बढ़ाएं, ना कि उनकी डिग्निटी को लोअर करें। अगर ऐसी कोई प्रैक्टिसेस हम फॉलो कर रहे हैं जो उनकी डिग्निटी के खिलाफ है तो वो हमें त्यागनी चाहिए। इसके साथ साथ हमें रिलीजियस डाइवर्सिटीज को त्यागना है, हमें रिलीजियस बेसिस पर एक दूसरे से डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है, लैंग्वेज के बेसिस पर एक दूसरे से डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है, रीजनल आइडेंटिटीज के बेसिस पर एक दूसरे से डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है, हमें आपसी भाईचारा बढ़ाना है। ये ड्यूटी हमें ये बता रही है। फिर दोस्तों छठी ड्यूटी क्या है? टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। आपको पता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर आज तक हमारे भारत में एक बहुत ही रिच कल्चर की कंटिन्यूटी हमें देखने को मिलती है। हमारे पास्ट ने, हमारे मिडाइवल इंडिया ने हमें बहुत सारे इंटेंजिबल एंड टेंजिबल हेरिटेज प्रोवाइड किए हैं, बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। उस सारी हेरिटेज को प्रोटेक्ट करना, प्रिजर्व करना और आगे वाली जनरेशन को बहुत अच्छे तरीके से पास ऑन करना, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग हमारी सेवंथ फंडामेंटल ड्यूटी आती है टू प्रोटेक्ट एंड improve द नेचुरल एनवायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ, और टू शो कंपैशन फॉर द लिविंग क्रिएचर, कि हमारे अलावा जो भी एनिमल्स हैं, लिविंग क्रिएचर्स हैं, उनके लिए हमें कंपैशन शो करना है, उनके खिलाफ हमें एक्शन नहीं लेना है। हमें अपने फॉरेस्ट, लेक, रिवर, वाइल्ड लाइफ इनको इम्प्रूव करना है, इनको प्रोटेक्ट करना है, और हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट फॉलो करना है। हम अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट करते जा रहे हैं तो ये हम एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरनमेंट ना करें, हम एनवायरनमेंट को साथ लेके डेवलपमेंट करें। फिर आती है हमारी आठवीं फंडामेंटल ड्यूटी टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। दोस्तों, साइंटिफिक टेम्पर का मतलब क्या है कि आप अगर कोई काम परफॉर्म कर रहे हो तो वहां पर लॉजिक के हिसाब से काम करो। आप अगर कोई पर्टिकुलर सिस्टम को अपना रहे हो तो लॉजिक के बेसिस पे अपनाओ, ब्लाइंड फॉलो मत करो किसी भी चीज को। अगर आप ब्लाइंड फॉलो करोगे तो कहीं ना कहीं आप फंस जाओगे। तो यहाँ पर बोला गया है कि आप साइंटिफिक वे से, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी की वे से किसी चीज को अपनाओ, और अगर आपको लगता है कि किसी चीज में कोई खामी है तो वहां पर रिफॉर्म लाने की कोशिश करो। आप ह्यूमन लॉजिक के हिसाब से काम करो, ह्यूमन आइडेंटिटी को सबसे ऊपर रखो, कास्ट डिस्टिंक्शंस को, इनडिस्क्रिमिनेशन को आप साइड में कर दो। ठीक है, तो ये ड्यूटी हमें ये आइडेंटिफाई करवाने को बोल रही है। फिर नौवीं फंडामेंटल ड्यूटी, one of my favorite fundamental duty, to safeguard public property and to abjure violence। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि जैसे ही हम देखते हैं क्योंकि दंगा फसाद हो रहा है, वहां पर सरकारी बसों को जला दिया गया, हॉस्पिटल्स को नुकसान पहुंचा दिया गया, एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको नुकसान पहुंचा दिया गया, तो हम अपनी पब्लिक प्रॉपर्टी को हम पहुंचाना शुरू कर देते हैं। लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये पब्लिक प्रॉपर्टी हमारे टैक्सेस के पैसे से ही बनाई गई है। देखो, अंग्रेजों के टाइम पर हम ये सिस्टम फॉलो करते थे क्योंकि ये सरकारी प्रॉपर्टी अंग्रेजों के सिंबल को, अंग्रेजों के सिंबल की तरह रिप्रेजेंट होती थी। लेकिन अब अंग्रेज चले गए, लेकिन हमने ये प्रैक्टिस नहीं छोड़ी। हम अभी भी जब भी गुस्सा आता है तो पब्लिक प्रॉपर्टी को हम पहुंचाना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये पब्लिक प्रॉपर्टी हमारे लिए ही डेवलप करी गई है, तो हमें उस प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करना है और हमें नॉन वायलेंस अपनाना है, ना कि वायलेंस। हमें वायलेंस को एब्जॉर्व करना है, त्यागना है। फिर आती है हमारी 10वीं फंडामेंटल ड्यूटी, टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फेयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी। हम कोई भी काम कर रहे हैं,
भले ही वो हम इंडिविजुअल लेवल पर कर रहे हैं या भले ही वो हम कलेक्टिव लेवल पर कर रहे हैं, वहां पर हमें एक्सीलेंस अचीव करनी है, हमें हायर लेवल ऑफ एंडोवर एंड अचीवमेंट अचीव करने हैं, हमें कॉन्स्टेंटली राइज करना है, अपने देश का नाम रोशन करना है। तो ये थी 10 फंडामेंटल ड्यूटी जो बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 ऐड करी गई। उसके अलावा जो 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी है ये आई है बाय 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002। यहाँ पर बोला गया है हु इज अ पेरेंट और गार्जियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और एज द केस मे बी वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर, कि जिसका भी जो बच्चा है 6 से 14 साल के बीच में या जिसका वो गार्जियन है उसको उसको पूरी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है एजुकेशन की। तो ये बाय 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 ऐड करी गई है। ये थी दोस्तों टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 51A अंडर पार्ट 4A हमें देखने को मिलती हैं। तो ये ड्यूटीज आपने कवर कर ली। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि इन ड्यूटीज को एक बार दोबारा पढ़ना है और अपने दिमाग में इनको भले ही रट्टे के तौर पे नहीं रखना, एक समझ के तौर पर रख लेना है, ताकि कभी भी आपको क्वेश्चन में पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी या विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल ड्यूटी, तो आप क्लियरली आइडेंटिफाई कर पाए कि ये 11 हैं या उनमें नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ और पॉइंट्स की कि क्या क्या फीचर्स हैं हमारे फंडामेंटल ड्यूटी की। तो दे आर कम्बिनेशन ऑफ मॉरल, फिलोसॉफिकल एंड सिविक ड्यूटीज। हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं ये हमें कुछ मॉरल ड्यूटीज देखने को मिलती हैं कि हमें नोबल आइडियल्स को चेरिश करना है, फॉलो करना है। कुछ सिविक ड्यूटीज देखने को मिलती हैं कि हमें एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, प्रिजर्व करना है। और कुछ हमें फिलोसफिकल ड्यूटीज देखने को मिलती हैं। फिर दे आर कन्फाइंड ओनली टू द इंडियन सिटीजन नॉट फॉरनर, कि ये ड्यूटी सिर्फ और सिर्फ सिटीजन के लिए प्रिस्क्राइब करी गई है, फॉरनर्स के लिए नहीं है, फॉरनर्स को ये ड्यूटी परफॉर्म नहीं करनी है। अब तीसरा पॉइंट और वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट वो ये है कि दे आर नॉन जस्टिसेबल इन नेचर। इसका मतलब क्या है? नॉन जस्टिसेबल का मतलब ये है कि अगर कोई सिटीजन इन ड्यूटीज को परफॉर्म नहीं करता तो आप कोर्ट में जाकर ये नहीं बोल सकते कि इस आदमी से ये ड्यूटी परफॉर्म करवाइए। ये वॉलंटरी इन नेचर है, ये आपकी मैंडेटरी इन नेचर नहीं है, इनको फॉलो करना कंपलसरी नहीं है। पार्लियामेंट कैन इन्फोर्स, अगर पार्लियामेंट चाहे तो एक सुटेबल लॉ बना के इन फंडामेंटल ड्यूटीज को इन्फोर्स करवा सकता है। और पार्लियामेंट ने ऐसे बहुत सारे लॉ बनाए हैं, जैसे हमारे पास प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट है 1971 का, जो बोलता है कि अगर कोई आदमी कॉन्स्टिट्यूशन की, नेशनल फ्लैग की, नेशनल एंथम की डिसरिस्पेक्ट करते हुए पाया गया तो उसको पनिश किया जाएगा। सिमिलरली हमारे पास एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है, एनवायरमेंट एक्ट है। और अगर हम बात करें वुमेन के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट स्टेप लेने के लिए तो हमारे पास आर्टिकल्स हैं फंडामेंटल राइट वाले चैप्टर में। सिमिलरली वी हैव इंडियन पीनल कोड एंड क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जो आपकी सेक्शनल डाइवर्सिटीज या रिलीजियस डाइवर्सिटी के रिगार्डिंग अगर कोई आदमी एक्शन लेता है, उनको अगर अपहोल्ड करता है तो उसको पनिश किया जा सकता है। और भी बहुत सारे ऐसे लॉ हैं जो डिफरेंट फंडामेंटल ड्यूटीज को इन्फोर्स करते हुए पाए गए हैं। अब बात करते हैं लिमिटेशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। तो दोस्तों सबसे बड़ी लिमिटेशन ये है कि कुछ बहुत इंपॉर्टेंट ड्यूटीज जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटी चैप्टर का हिस्सा हो सकती थी उनको इंक्लूड नहीं किया गया है। फॉर एग्जांपल ड्यूटी टू कास्ट वोट, कि जो आदमी वोट डालने का अधिकार रखता है, जो 18 साल से ऊपर का है और उसके पास वोट डालने का हक है, अगर वो वोट नहीं डालता तो उसको पनिश किया जाए। उसके लिए एक ड्यूटी होनी चाहिए कि यू हैव टू कास्ट योर वोट, यू हैव टू एक्सरसाइज योर वोट। इसके साथ साथ ड्यूटी टू पे टैक्स रेगुलरली एक बहुत इंपॉर्टेंट ड्यूटी है जिसको नहीं इंक्लूड किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। सिमिलरली फैमिली प्लानिंग के टाइम पर कोई ड्यूटी हो सकती थी, या कि जो भी इंडस्ट्री है उसको अपने वर्कर्स की बच्चों की एजुकेशन के लिए स्टेप लेनी चाहिए, ऐसी कोई ड्यूटी हो सकती थी। लेकिन इन तरह की ड्यूटीज को इंक्लूड नहीं किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। नॉन जस्टिसेबल नेचर एक बहुत ही बड़ा क्रिटिसिज्म है हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज का, कि ये वॉलंटरी नेचर है। अब जिसका मन करेगा वो परफॉर्म करेगा, जिसका मन नहीं करेगा वो परफॉर्म नहीं करेगा। तो आपको इनको जस्टिसेबल बनाना चाहिए था, आपको इनको नॉन जस्टिसेबल नहीं रखना चाहिए था। कुछ वर्ड्स हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज में ऐसे हैं जो डिफिकल्ट हैं अंडरस्टैंड करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल नोबल आइडियल्स, अब किसी आदमी के लिए गांधीयन प्रिंसिपल बहुत अच्छे हो सकते हैं, किसी दूसरे आदमी के लिए भगत सिंह के आइडियल्स बहुत अच्छे हो सकते हैं, लेकिन आपस में दोनों कंट्राडिक्टरी थे, तो इस तरीके से कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है। फिर कोई डेफिनेट गाइडेंस आपकी ड्यूटी प्रोवाइड नहीं कर रही है सिटीजन्स को। एक डेफिनेट अगर स्ट्रक्चर होता तो शायद बेटर गाइडेंस सिटीजन्स ले पाते इन ड्यूटीज से। तो ये लिमिटेशंस है कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज की। अब हमने पूरा टॉपिक कवर किया, मैं आपको हल्का सा समराइज कराता हूँ। हमने जाना कि ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थी, इनको बाद में ऐड किया गया। बाद में ऐड किया गया 1975 में सोरेन सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन के बेसिस पे ऐड किया गया थ्रू 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। 42nd अमेंडमेंट एक्ट ने 10 फंडामेंटल ड्यूटी ऐड करी।
और बाद में एक और ऐड करी गई बाय 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002। आर्टिकल 51A अंडर पार्ट 4A में आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज आती हैं और ये फंडामेंटल ड्यूटीज नॉन जस्टिसेबल इन नेचर हैं और सिर्फ सिटीजन्स को ये परफॉर्म करनी है। तो ये हमारी आज के लेक्चर की समरी थी। अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल ड्यूटी। दोस्तों ये पहला एक क्वेश्चन का टाइप है जो आपसे आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नीचे दी गई ड्यूटीज में से कौन सी एक फंडामेंटल ड्यूटी मेंशन करी गई है। टू वोट इन पब्लिक इलेक्शन, टू पे टैक्स रेगुलरली, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल लाइक नेशनल सॉन्ग। और आपको बताना है इसमें से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। अगर आप ध्यान दें तो टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी आपने देखा था, टू पे टैक्स रेगुलरली आपने नहीं देखा, ये होनी चाहिए थी बट नहीं है। टू वोट इन पब्लिक इलेक्शन ये भी होनी चाहिए थी बट नहीं है। और यहाँ पर नेशनल एंथम एंड नेशनल फ्लैग था, ना कि नेशनल सॉन्ग। तो तीसरी भी चौथी भी हमारी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। तो राइट आंसर क्या बनेगा? आंसर सी, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी एज इंश्राइंड। तो यहाँ पर सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन देखने को मिलता है कि कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, टू प्रमोट ब्रदरहुड, टू रिनाउंस प्रैक्टिस डेरोगेटरी टू वुमेन, टू डेवलप फिजिकल स्ट्रेंथ। तो आपको पता है कि फिजिकल स्ट्रेंथ डेवलप करने के लिए आपको नहीं बोला गया है। तो यहाँ पर डी आपके ऑप्शन का सही आंसर बनेगा क्वेश्चन का, और ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया इज अ प्रोविजन मेड इन द preamble ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल राइट या फंडामेंटल ड्यूटी। तो दोस्तों ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। आपने पढ़ा था कि ये हमारी कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी है, ये हमारी तीसरी फंडामेंटल ड्यूटी है। तो ये हमारी किसका पार्ट बनेगी? आंसर डी का पार्ट बनेगी। और अब चौथा क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, आपको नीचे कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर टाइप करना है। अगर आपको आज का लेक्चर समझ आया है तो ये आपके लिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होने वाला है। विद रेफरेंस टू फंडामेंटल ड्यूटीज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको अगर आईबी के एग्जामिनेशन में सबसे टफ क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो इस टाइप का पूछा जाएगा, स्टेटमेंट बेस्ड। फंडामेंटल ड्यूटीज प्लेस सिविक एज वेल एज मॉरल ड्यूटीज ऑन द सिटीजन। सम फंडामेंटल ड्यूटीज आल्सो एक्सटेंड टू फॉरेनर्स। आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। याद रखिए इनकरेक्ट पूछा है। ठीक है, वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, नेदर वन नॉट टू। तो नीचे कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को टाइप करना है। और अगर आपने लेक्चर ध्यान से सुना है दोस्तों तो मैं बहुत श्योर हूं कि आपको ये क्वेश्चन बहुत सिंपल लगेगा। तो ये था आज का हमारा बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर फंडामेंटल ड्यूटीज के रिगार्डिंग, जहां पर हमने फंडामेंटल ड्यूटी के टॉपिक को अच्छे से कवर किया। थैंक यू वेरी मच दोस्तों फॉर पेशेंट हियरिंग। जय हिंद, जय भारत।